हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है अक्षत गुप्ता और आज से हम स्टार्ट करने वाले 10th के साइंस के बोर्ड के लिए एक सीरीज, जिसमें हम काफ़ी सारे 10th के सारे चैप्टर्स करेंगे जो भी हमारे सेकंड टर्म के बोर्ड में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज सिलेबस देखेंगे क्या है हमारा, और उसके बारे में आज एक चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे हमारा, जो भी हमारा रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और पहले हम सिलेबस समझेंगे हमारा क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ हम पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ सीरीज आएगी, कुछ इसमें करीब 20 एक लेक्चर्स के आसपास रहेंगे और काफ़ी डिटेल में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो भी हम बच्चों ने नहीं पढ़ा अब तक सारा, वो सारा इसको देख के पूरी सीरीज को अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें हम अपना। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे 10th के सेकेंड टर्म का सिलेबस क्या है। तो देखिए साइंस का, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। दूसरा चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। ये तो हमारे, देखिए हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है। तो ये जो हमारे 2 चैप्टर्स हैं, ये सारे हमारे केमिस्ट्री के, ये दोनों। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे 2 चैप्टर और हैं पहले। उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर 8 पहले, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एक इंसान से कैसे एक इंसान से दूसरा इंसान बनता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हाँ, कैसे एक इंसान से दूसरा इंसान बनता है, कैसे एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है, मतलब इन शॉर्ट टर्म पढ़ेंगे कोई चीज कैसे अपनी संख्या बढ़ाती है। मीन्स हम संख्या बढ़ाने वाली करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कोई भी जो भी जीव इस दुनिया में आया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो कभी ना कभी मरेगा, ये बात फिक्स है। तो जो पीरियड होता है ना लाइफ का, बर्थ से लेकर डेथ का, इस चीज को बोलते हैं लाइफ स्पेन। इस टाइम को बेसिकली इंसान के लिए बोलते हैं कि 100 साल है, 100 साल मान के चलते हैं। कुछ के लिए ज्यादा भी होता है, कुछ के लिए बहुत कम होता है। तो इस पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पेन। तो इसके बाद तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, सीधी सी बात है, जैसे उसका लाइफ स्पेन पूरा होगा डेथ के बाद। तो इस क्या क्या होता है, हम अगर सारे मरते चले जाएंगे तो क्या होगा, आगे नहीं आएंगे नए ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा, इंसानी पीढ़ी या फिर कोई भी जानवर की स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कि कैसे और स्पेस कैसे कैसे हमारी प्रोसेसिंग होती है और कैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस। उसके बाद है चैप्टर 9, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ सवालों के बारे में कि अर्थ कैसे बनी, इवन कि हमारा जो, जैसे हम इंसान है तो हमारा बच्चा भी इंसान ही होगा, कोई और जानवर का बच्चा कोई और जानवर होगा। तो ये सारी चीजें कैसे बनती है, कैसे हमारे जो गुण है, हमारी जैसे हमारी अच्छी क्वालिटी, हमारी बुरी क्वालिटी हमारे आगे वाली पीढ़ी में जाती है, कैसे कैसे उसका मैकेनिज्म होता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे, हमारे पेरेंट्स, वैसे मान लीजिए पेरेंट्स की आंखें काली होती हैं दोनों की, तो क्या होता है अक्सर बच्चे की आंखें काली होती हैं, या फिर दादा दादी के गुण भी आ जाते हैं। बोलते हैं ना कि ये बच्चा इस पे गया, ये बच्चा उस पे गया, दादा दादी बोलते हैं, नाना नानी पे बोलते हैं, या फिर मम्मी पापा पे। तो सारे गुण ही तो ट्रांसफर होने की तरह से, उनकी एबिलिटीज पेरेंट्स की बच्चों की, बच्चों में दादा दादी की, इवन हर किसी को, इवन दादा दादी और नाना नानी इन सब की हो सकती है, जो भी उनके खानदान में चलते आ रही पीढ़ी उनके। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इवोल्यूशन, और कैसे हम इंसान बने, ये सब जानते हैं आज के टाइम में कि हम पहले कभी बंदर हुआ करते थे। ठीक है, तो बंदर हम कैसे इंसान बने, कैसे एक ऑर्गेनिज्म से नए आगे बढ़ते चलेगा, इवोल्यूशन होता गया, एक सिंगल सी सेल से पूरी धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म सब बने, कैसे नए नए तरीके के जानवर बने, इंसेक्ट्स बने, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आते हैं हमारे बायोलॉजी के। उसके बाद है हमारे 2 चैप्टर फिजिक्स के, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम बिजली से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे कि हमारे बल्ब जलने का सीक्रेट, बल्ब कैसे जलता है, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इवन वो भी पढ़ेंगे हम अपना कि पावर कैसे बोलते हैं ना कि कोई जनरेटर इतने पावर का है, इतने वॉट का है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और काफी सारे रेजिस्टेंस और उसके सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे अगला है हमारा एक मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दोनों चैप्टर हमारे, इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा चुंबक के बारे में, चुंबक के आसपास एक क्षेत्र बनता है, उसकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसे चुंबक एक दूसरे में अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, और कैसे एक दूसरे को दूर फेंकती हैं। और भी काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, करंट से रिलेटेड बात भी करेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आते हैं हमारे फिजिक्स के। हाँ तो देखिए, ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर, और उसके बाद में एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है हमारा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, इसका है चैप्टर 15, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, पॉल्यूशन के सोर्सेज कैसे उन्हें कम किया जा सकता है, क्या क्या रेगुलेशंस रखे जा सकते हैं, मैनेजमेंट किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये हमारा बेसिकली सिलेबस है, इसमें हमें सारे चैप्टर्स कवर करने। पहले आज हम इस वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, हमारा कार्बोनेट कंपाउंड, एक बार इसे नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, चलो तो देखिए, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोनेट कंपाउंड। चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, सबसे पहले एटम समझते हैं। एटम क्या होता है, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी हैं सारी की सारी एटम से मिलकर बनी है। एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग विच मेड एवरीथिंग इन यूनिवर्स। स्मॉलेस्ट जो भी चीज होंगी ना, इंडिपेंडेंट, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट थिंग, वो होती है एटम। हालांकि एटम से भी छोटी कुछ चीजें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं मिलते, ये अलग अलग मिलेंगे। वो सारे एटम के अंदर मिलते हैं, उन सारे ग्रुप में रहते हैं, तब जाके एक एटम बनता है। एक एटम अकेले रह सकता है, लेकिन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं रह सकते। तो हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट थिंग विच मेड ऑल एवरीथिंग इन यूनिवर्स। इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग इन यूनिवर्स। कोई भी, चाहे जिंदा चीज हो या मुर्दा चीज हो, सारी चीजें इससे मिलकर बनी है, लिविंग या नॉन लिविंग। यूनिवर्स में जितने भी है, कोई तारा हो गया, कोई सूरज हो गया, इंसान हो गया, जमीन, पत्थर, सारी चीजें से मिलके बनी है, एटम से मिलके यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। तो देखिए, अब एटम का एक स्ट्रक्चर बनाता है, जनरल स्ट्रक्चर कैसी होती है एटम की। ये एक जनरल स्ट्रक्चर होती है एटम की। इसमें क्या होता है, सेंटर में एक डेंस बॉल होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, चार्जेस होते हैं बेसिकली। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज लिखे प्लस माइनस। और तीसरा पार्टिकल होता है हमारा, ये जो होता है ना भाग, एरिया, सर्कल्स, इनको बोलते हैं शेल्स। बाहर सबसे अंदर वाले शेल बोलते हैं के शेल, एल, एम, और इससे अगली जो होगी उसे एन, और इससे आगे भी हो सकती है, तो उनको भी कर देंगे हम अरेंज, ठीक है। इन शेल्स का नाम दिया जाता है। इनके अंदर मिलता है पार्टिकल रोटेट करता हुआ, हर शेल में होता है, डिपेंड करता है, अलग अलग नंबर में हो सकते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। इस पार्टिकल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो तीन तरह के पार्टिकल मिले, दो न्यूक्लियस के अंदर और एक न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में, जो सर्कल्स बने हुए हैं, इनमें रोटेट करता हुआ। अब क्या होता है, हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स होती है, क्योंकि हर एटम क्या होता है, एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और एक फिक्स नंबर में उसे ही स्टेबिलिटी मिलती है। उससे ज्यादा या उससे कम, दोनों में वो अनस्टेबल रहता है।
हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए होता है, तो क्या होता है, बाहर वाली शेल में एक टर्म आती है आउटर मोस्ट शेल। इन शेल में से ना, सारी शेल ही तो है सारी, तो इसमें से टर्म आएगी आउटर मोस्ट शेल। जो भी सबसे बाहर की शेल होती है, इलेक्ट्रॉन की जब हम फिलिंग करते हैं ना, हर एटम के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। इनमें से एक भी चीज चेंज होगी तो एटम ही बदल जाता है हमारा। इन सबके नंबरों से हम अलग अलग तरीके के एटम्स बनाते हैं। हमारे पास कुल 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल समझते रहिए, ये मान लीजिए हर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन है। तो जिन जिनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग है उसमें से जो सबसे बाहर वाली शेल होती है ना, ये वाली, जैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसे काउंट नहीं करता आउटर मोस्ट शेल में, फिर हम अंदर वाली काउंट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा और जो सबसे बाहर की तरफ होगी उसे बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल, या फिर इसी का नाम होता है वैलेंस शेल। अब हमेशा ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स होगी कि यही हमेशा बाहर की होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम है किसी एटम के अंदर तो हो सकता है उसकी अंदर वाली बाहर बन जाए। जैसे मान लीजिए इस तरह से एक एटम हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसकी बाहर वाली शेल हो गई। बाकी जो और एटम होते हैं उनमें और भी शेल्स होती हैं, जितने शेल्स बनाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रखते हैं। एक्स्ट्रा शेल्स हम नहीं बनाते हैं, ये शेल्स अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ उतनी ही बनाते हैं जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसके हिसाब से। तो ये नंबर फिक्स होता है, हर शेल के लिए एक नंबर फिक्स किया जाता है कि इस शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल के लिए कितने 2, एल के लिए 8, एम के लिए भी 8 और एन के लिए भी 8। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है जिससे पता चलता है कि कोई एटम स्टेबल है या नहीं। जो भी इनमें वैलेंस शेल होगी ना बाहर वाली सबसे, चाहे कोई सी भी एक्ट कर सकती है वैलेंस शेल की तरह, इनमें से जो भी वैलेंस शेल की तरह एक्ट करेगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अगर वो के शेल आएगी तो चेक करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी कोई से भी शेल आएगी तो चेक करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अगर वो पूरे हैं तो हम शेल को बोलते हैं स्टेबल, उस एटम को बोलते हैं हम स्टेबल। लेकिन अगर नहीं है, कम है, जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो के शेल को 2 चाहिए होते हैं स्टेबल के लिए, लेकिन 1 है, तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। फिर स्टेबिलिटी के लिए कुछ करेगा। ऐसी एल, एम, एन, इनमें भी 8 काउंट करेंगे। अगर 8 पूरे हो जाएंगे तो ठीक, वो तो स्टेबल है, नहीं होंगे तो पूरे करने के लिए कुछ किया जाएगा। तो एक बार देखते हैं कैसे क्या होगा। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल। बाहर शेल, ठीक है। ठीक है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए हमने लिया एक एटम बनाया, हर एटम के अंदर एक नंबर आता है एटॉमिक नंबर। वो क्या बताता है हमें, एक फिक्स होता है हर एटम के लिए, वो बताता है कि किसी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, उसके बारे में बताता है। सपोज हमने लिखा सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। एक कंडीशन होती है कि जब नहीं होते, फिलहाल मान के चलिए कि बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका एटम ड्रॉ करके देखते हैं। सेंटर में बनाया न्यूक्लियस, फिर उसके बाहर बनाई शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इस तरह से, पहली शेल में 2 भरेंगे, दूसरी में 8, जो बच जाएंगे फिर अगली में डाल देंगे। तो पहली में 2 भरे हमने, फिर कितने बचे, 9 बचे हमारे पास, 8 इसमें भर दीजिए। आठ पूरे हो गए, 2 और 8 10 हो गए, 1 बचा, 1 बाहर वाली शेल में कर दिया। तो देखिए बाहर वाली शेल तो ये बनेगी ना हमारी, ये हो जाएगी हमारी वैलेंस शेल। अब यहाँ पे कंडीशन है, देखिए हर जरूरी तो नहीं है 8 हो, कई बार उससे 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, कितने भी हो सकते हैं। 8 होने चाहिए तभी स्टेबल होगा, वरना हर नंबर पे वो अनस्टेबल है। तो केस आएगा, पहला यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, अलग अलग नंबर में बच सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे संख्या बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमने 12 किया होता, यहाँ एक और आ जाता, 13 किया होता, एक और आ जाता, 14 पे एक और, 16 पे एक और, 15 पे एक और, धीरे धीरे कर जाते हैं, बढ़ते चल जाते हैं। अगर हम और बनाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके लिए केसेस आते हैं। अब देखिए स्टेबल तो है नहीं है, ये 2 के एक तरह से स्टेबल हो सकता है। पहला कंडीशन है इसके पास कि ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी और एटम से एक्सेप्ट कर ले, मतलब ले ले।
अगर बाहर किसी एटम से 7 इलेक्ट्रॉन से मिल जाए तो क्या होगा, बाहर वाली शेल में 8 पूरे हो जाएंगे भाई। देखिए मान लीजिए इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन और ले लिए इसने, तो बाहर वाली शेल में पूरे 8 हो गए, स्टेबल हो गया। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसने और यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। अब इसमें भी एक दिक्कत है, देखिए क्या दिक्कत है। हर इलेक्ट्रॉन को जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी का खर्चा होता है हमारा। अब हम चाहते हैं कि एनर्जी खर्चा कम से कम हो और स्टेबिलिटी कम एनर्जी में ज्यादा स्टेबिलिटी मिले, यही तो चाहते हैं। किसी भी तरह से हम 8 पूरे करने हैं कम से कम एनर्जी खर्च करके। तो अगर हमने 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी हमारी, इतनी एनर्जी एटम के पास होती भी नहीं है, तो ये कर ही नहीं पाएगा वो ये काम। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ये इजी मेथड होता है। इतनी एनर्जी एटम के पास होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। वो ये वाला मेथड चुनता है, ये वाला नहीं चुनता। किस केस में कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, किस में एक्सेप्ट करेगा, ये पता चलेगा। कुछ केस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी किए जाते हैं जहां पे एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान रहे। जैसे यहाँ पे डोनेट करना आसान था कि 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कहीं कहीं जगह ऐसी कंडीशन आती है। आप दिखाते हैं आगे, पहले से नोट करिए। हाँ जी देखिए अब क्या केस आएगा, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो देखिए अलग अलग केसेस बन जाते हैं ऐसे हमारे पास। बाहर वाली शेल की बात कर रहे हैं हम। बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीन केसेस बनेंगे यहाँ पे हमारे पास। पहला केस कि बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे 12 होता, सही संभालते हैं। सपोज देखिए ये सेंटर में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन के नंबर को नहीं दिखाते हैं एटम में जनरली। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बन गए, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1, तो मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। और जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं उतने हमारा एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखिए, मतलब ये कौन सा होगा, सोडियम होगा। हम एटॉमिक नंबर से पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा एटम है ये, ठीक है। हमें 1 से 20 तक याद करने होंगे, हम आगे बनाएंगे टेबल। तो देखिए पहले यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं 12 कर दूं तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 10 तो अंदर वाले फिक्स है, बाहर 1 और आ जाएगा, 13 करते 1 और आ जाएगा। तो केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। देखिए बाहर वाले शेल में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा स्टेबिलिटी के लिए। उसे चाहिए कि बस बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए किसी तरीके से, इलेक्ट्रॉन डोनेट। दूसरा केस आता है, मान लीजिए यहाँ पे 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर ले लू, मैंने ले लिया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का होता है 15 एटॉमिक नंबर, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें। ये कितने, 11 है, इसको बढ़ा लेते हैं। तो देखिए 15 हो गए, 2, 10, 8 और 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे बाहर से, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब या 2 ऑप्शन फिर से इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। किसमें एनर्जी कम खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में एनर्जी कम खर्च है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से ज्यादा। तो इस केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जो ज्यादा इजी है, कम नंबर में जो हो सकता है काम वो करते हैं। अगर डोनेट करने में कम नंबर है, कम डोनेट करने पड़े डोनेट कर दो, एक्सेप्ट करने में कम करने पड़ रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो। तो दूसरा केस क्या है, यहाँ पे 5 है, 16 करते हैं यहाँ पे तो 6 हो जाते, और 17 करता तो यहाँ पे 8 हो जाते। तो यहाँ पे 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। हाँ, और तीसरा केस क्या हमारे पास,
तीसरा केस और है, देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अब के कार्बन एटम में, जो हमारे चैप्टर। कार्बन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसका एटॉमिक नंबर भी होता है 6। इसकी स्ट्रक्चर में आते हैं, देखिए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें। एक शेल हमने बनाई, दूसरी शेल हमने बनाई। पहली शेल में हमने 2 भरने के रूल, तुम्हारे के शेल में 2 भरने, बाकी सब में 8 भर देते जाने हैं। 8 के बाद जो बचे अगली में डाल दो, वरना बाकी उसे पूरे कर दो। पहली में 2 भर दिया हमने, के शेल पूरी भर गई हमारी, फिल हो गई। उसके बाद कितने बचे हमारे पास, 4 बचे, 4 इधर भर देंगे हम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन की ड्राइंग होती है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को, एटम को शो करते हैं, एटम स्ट्रक्चर को। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए यहाँ पे इसके पास 2 ऑप्शन हो रहा है फिर से, कि स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। दोनों केसेस बराबर पड़ेंगे इस बार, ऐसा तो नहीं कम ज्यादा। वहां पे तो भाई 3 5 अच्छा खासा गैप आता था, एक या 7 का, तो वहां पे दिक्कत नहीं आती थी। हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेते थे कि वो एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों केसेस बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एटम क्या करता है, देखिए जैसे मान लीजिए साथ में इसके एक और कार्बन है, ठीक है। भाई एक कार्बन थोड़ी होता है, कई कार्बन हो सकते हैं। दोनों के साथ सेम समस्या है, दोनों को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को पूरे करने। तो ये क्या करेंगे, दोनों ही आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ना यहाँ डोनेट हुआ ना ही एक्सेप्ट हुआ, शेयरिंग हुई है। कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन अपना इसे देगा, ये स्टेबल हो जाएगा, फिर ये इसे देगा। तो ये शेयरिंग चलती रहेगी, दोनों एक दूसरे को डोनेट करते रहेंगे, कभी इधर कभी इधर। तो इससे क्या होगा, दोनों के पास ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे अपने। 8 इसके पास देंगे, 8 इसके पास। यहाँ क्या हुआ, शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की। इसको थोड़ा ध्यान समझिए, कैसे देखिए कि बहुत पास पास आएंगे दोनों, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा, और दोनों शेयर कर लेंगे। शेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर 1, और दोनों के 8 पूरे हो गए, स्टेबिलिटी मिल गई। हमें तो बस स्टेबिलिटी चाहिए, चाहे डोनेट करके आए, एक्सेप्ट करके आए, फिर कैसे किया है। हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि दोनों ही तरीके पॉसिबल नहीं थे इस बार, ना तो एक्सेप्ट करना और ना ही डोनेट करना। दोनों में काफी एनर्जी थी, एटम के पास इतनी एनर्जी नहीं होती 4 के लिए भी, 3 तक के लिए होती है मैक्सिमम। तो यहाँ पे उन्होंने शेयर करा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दोनों ने शेयर कर लिए। बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं हमेशा, अंदर वाली का कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, 4 वाले केस में क्या होता है, शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा हमारा, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। शेयरिंग से स्टार्ट करना है। देखिए हमने पता चलिए कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज थी, जैसे कि हमने बताया था कि इसने एक्सेप्ट क्यों नहीं करे और डोनेट क्यों नहीं करे। रीजन लिखते हैं, कार्बन है नहीं, इट कांट नेवर कांट नाइदर एक्सेप्ट, ना तो एक्सेप्ट कर सकता और ना ही डोनेट कर सकता। नो डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज, क्यों, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए। इट रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए, जो कि एटम के पास नहीं होती। और इन केस अगर उसे कहीं से मिल भी गई ना एनर्जी है, तो भी क्या होगा, इतनी एनर्जी के साथ एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो काम ही होता है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतनी एनर्जी मान लीजिए हम अपनी तरफ से हीट से दे दें, तो उसका भी कोई फायदा नहीं कि हम अपनी तरह से दे भी दें तो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, तब भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एटम। इफ इट गेन this energy, then atom
विल डिस्ट्रॉय। तो ये रीजन आ जाता है जिस वजह से ये ना तो एक्सेप्ट कर सकता और ना ही डोनेट कर सकता चार इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या करता है, शेयरिंग करता है सामने वाले से। तो दूसरी टर्म आती है, अब देखिए ऐसा समझिए, मान लीजिए दो लोग हैं, एक के पास 1100 रुपए है, एक के पास 900 रुपए है, दोनों को ही 1000 चाहिए। तो क्या किस तरीके से दोनों के पास 1000 रुपए हो सकते हैं कि वो 1100 वाला 900 वाले को 100 रुपए दे दे, जिससे क्या होगा, एक देगा एक लेगा। क्या होता है, हर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ध्यान समझ जाइएगा। एक ने दिया, जैसा क्या होता है हम किसी से कर्जा लेते हैं तो जो देता है वो प्लस में चला जाता है ऊपर, और जो लेता है वो नेगेटिव में आ जाता है। तो ऐसे यहां पे होगा, जब हर एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, जैसे मान लीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 नेगेटिव चार्ज है। अभी फिलहाल कितने पे एटम, 0 पे, कोई चार्ज नहीं होगा उस पर, भाई चार्जेस तो दे। इनमें से अगर मैं मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब क्या होगा, 10 प्रोटॉन बचेंगे, अब भी 10 पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, एक हमने निकाल दिया। तो देखिए अब जोड़ के देखिए इनमें कितना आएगा, क्या अब भी 0 आएगा, नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। किस एटम पे आएगा, जो डोनेट करेगा, हमेशा जो डोनेट करता है एटम उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि शेयरिंग करिए, शेयरिंग करो कुछ भी करो भाई, डोनेशन और एक्सेप्टेंस में तो होगा, एक्सेप्टेंस में तो कि एक डोनेट करेगा एक लेगा, तभी तो ऐसा काम चलेगा। दो एटम साथ साथ लाते हैं, एक डोनेट करने वाला होता है एक लेने वाला होता है, एक देता है एक लेता है, तो दोनों का बॉन्ड, दोनों साथ साथ रहते हैं फिक्स स्टेबल होके। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे ही आपके मान लीजिए हमने प्रोटॉन कम कर दिए एक, तो क्या होगा, तो इस बार नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होता है, जब भी एटम्स पे स्टेबल होते हो एक दूसरे की वजह से, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था उधार वाला, अब दोनों के में एक के पास उधार है एक दूसरे वाले का 100 रुपए का, तो क्या होगा, दोनों पास पास रहेंगे फिलहाल जब तक उधार खत्म नहीं हो जाता। तो ऐसे यहां पे होगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं सोडियम का क्लोरीन का, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसका नंबर होता है 11, फिलिंग करते हैं, कैसे करते हैं हम, 2 8 2 भाई, दो पहले के शेल के, एल के, एम शेल के, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसकी करेंगे तो इसका होता है 17, 2 8, बाकी कितने बचे, 7, 17 हो जाएंगे। तो यहां पर भाई एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर इसे एक दे दें तो इसके बाहर पूरे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 है, अगर इसको एक मिल जाए तो इसके पूरे हो जाएंगे। तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन से दे देगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो बना इसे हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, एक ग्रुप ऑफ एटम जिसमें क्या करता है, दोनों एटम स्टेबल हुए साथ में, एक ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो यहां पे ये तो होता है नॉर्मल केस में भाई, जहां पे डोनेशन और एक्सेप्शन है। कार्बन वाले केस में क्या होता है, कार्बन में आते हैं ये जो स्ट्रक्चर अभी देखते हैं हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगी, लुईस स्ट्रक्चर्स, डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन के केस में ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। तो यहां तक क्या होता है, इनके बीच में ना दोनों भाई आसपास, दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पास पास रहेंगे दूसरे के। तो यहाँ पे पहले वही समझिए, तो यहां से क्या टर्म आती है, दोनों के बीच में मानते हैं अट्रैक्शन है, पास पास जुड़े हुए हैं, हम मानते हैं कि दोनों के बीच में एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन। हालांकि हाँ, तो क्या बोला हमने, ये क्या होता है हमारा ग्रुप ऑफ एटम्स, कैसे बना है, स्टेबिलिटी से। अब इसको क्या बोला हमने, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन बोला हमने से, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, लाइन हम मानते हैं कि इस लाइन की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि रीजन अलग है कि दोनों के पास एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये इनकी वजह से जुड़े हुए हैं, इस इमेजिनरी लाइन की वजह से। इस इमेजिनरी लाइन का नाम, और इसकी वजह से क्या होता है, विच इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइन, विच शो
अट्रैक्शन, हम अट्रैक्शन शो करते हैं इस लाइन की वजह से, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है भाई, देखिए सिंपल समझिए, दो एटम है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में साथ आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, तो दोनों साथ साथ आ गए चार्ज की वजह से। हमने माना चार्ज वगैरह कुछ नहीं, हमने एक लाइन बनाई बीच में कि इस लाइन की वजह से आपस में जुड़े, जैसे दो लोगों के बीच में एक रस्सी बांध दे, तो दोनों लोगों को दूर जाने से कौन रोके, वो रस्सी। तो यहाँ पे उस लाइन को माना हमने कि ये लाइन है जो दोनों को दूर जाने से रोकेगी, इस लाइन को हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, जो यहाँ पे चार्जेस के से बनता है, सेपरेट डोनेशन और एक्सेप्टेंस है, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा केस कार्बन में, यहां तो शेयरिंग होती है, यहां कभी चार्ज नहीं आता, एक टाइम पे वो से देगा, एक टाइम पे ले लेगा, तो यहां पे कभी चार्ज ही नहीं आता शेयरिंग में। दूसरा फॉर्म बॉन्ड, फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये तो तब बनता है ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा केस है, ये वाला केस है आयरन के लिए, इसको देख लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा टर्म आएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी इमेजिनरी लाइन होगी, ये दो कार्बन के बीच में बॉन्ड शो करेगी, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं ना, जो शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे कार्बन से देगा अपने इलेक्ट्रॉन, दूसरे टाइम पे दूसरा कार्बन से दे देगा। जैसे मान लिया दो लोग एक ही चीज से काम करें, तो दोनों शेयर करके काम करेंगे, एक ही चीज होगी दोनों के पास, एक टाइम पे वो काम करेगा, दूसरे टाइम पे दूसरा काम करेगा, तो दोनों का काम हो जाएगा, दोनों स्टेबल हो गए, ऐसे यहाँ पे होगा। तो लेकिन दोनों के बीच में बॉन्ड तो बना रहेगा ना, दोनों आपस में जुड़े रहेंगे साथ साथ, तो ऐसे यहाँ पे होगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे शेयरिंग से बना है इलेक्ट्रॉन। ये दो टाइप के बॉन्ड है, ये किसमें बनेगा, कार्बन में। एक बार इसे देखिए, तो देखते हैं जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हम यहां से शो करते हैं, इसी का नाम आयनिक बॉन्ड होता है, इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। अब पढ़ते हैं कार्बन का। इतना तो हम समझ गए कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता, ना ही डोनेट कर सकता, उसे शेयर ही करने पड़ेंगे। तो अब कार्बन की शेयरिंग कैसे दिखाते हैं, देखिए यहां पे आएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। ये बात हमें पता है कार्बन का क्या होता है, ये कार्बन होता है, यहां दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और शेल होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब बाहर वाली वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 है। इस स्ट्रक्चर में बनाते क्या रहेंगे, डॉट स्ट्रक्चर में कार्बन लिखेंगे और उसके सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम। बाहर वाली शेल में कितने हैं, सिर्फ बाहर वाली शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 लेंगे, 4 है। बराबर में दूसरा कार्बन रखेंगे हम, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, दोनों को अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। नीचे भी कार्बन बना सकते हैं हम, साइड में भी चारों तरफ कार्बन बना सकते हैं हम, एक एक, और एक ऊपर भी। तो देखिए 4 ग्रह में कार्बन आए कैसे, देखिए हाई इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हर कार्बन को, तभी वो स्टेबल माना जाएगा। देखिए कैसे करेगा, शेयर करने, गोला बनाएंगे यहां पर हम, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, शेयर करेगा अपने साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करेगा, एक इसका और एक इसका, 4 इसके खुद के थे और एक एक इसने चारों से ले लिया, शेयर करा, इसने लिया नहीं शेयर करा, ऐसे ही इसके तो 8 पूरे हो गए, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। बात आती है मेन वाले इलेक्ट्रॉन की, जैसे यहां पे कार्बन है, इधर भी कार्बन तो होगा, यहां पर भी कार्बन होगा अपना,
देखिए अब इस वाले कार्बन को पूरे करने अपने, ये वाला कैसे करेगा, यहां पर भी कार्बन को ऊपर की तरफ, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब इस वाले कार्बन को पूरे करने, ये भी सेम करेगा, चार तो इसके पास खुद के हैं, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक सामने वाले से, एक ऊपर वाले से और एक लेफ्ट वाले से, राइट वाले सॉरी। तो ये हमारे इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, गिन लीजिए 8 पूरे, चार एक एक से ले लिया और 4 इसके पास खुद के थे। ऐसे ही ये कार्बन करेगा इसके बराबर वाले से, ये वाला भी और ये वाला भी। तो देखिए ये जो बने ना गोले गोले बने हमने और डॉट बनाया, इसी चीज को हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी दिखाते हैं कि कार्बन ने कैसे बॉन्ड बनाया। अब इनको पेपर पर कैसे दिखाएंगे, जब ये तो डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हमने, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ये है, चलो छोड़िए, यहां पे हम इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए, मैं बॉन्ड शो करेंगे कि बॉन्ड कैसे बना। जब भी कार्बन स्टेबल हो जाएगा तो बॉन्ड बना लेगा, भाई जुड़ना तो पड़ेगा ना आपस में इन सबको। हर किसी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, इसने भी इसका शेयर कर ले रखा है, इसने भी इसका कर रखा है, शेयर कर रखे हैं आपस में। अगर अलग हो जाएंगे एक दूसरे से तो शेयरिंग खत्म, तो पास पास तो रहना पड़ेगा, तो अट्रैक्शन भी जरूरी है इसमें। लेकिन चार्ज नहीं आया, बस यहाँ पे ये याद रखिए, बिना चार्ज के अट्रैक्शन हुआ है, ये बना बॉन्ड। ऐसे ये वाला इसके साथ बनाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये बना बॉन्ड स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, कंप्लीट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर, और ये डॉट स्ट्रक्चर, ये वाली पेपर में आती है दोनों। अब एक बार देखते हैं, एक बार इसे देखिए, एक का डॉट स्ट्रक्चर और बनाते हैं। ठीक है, चलिए पहले कार्बन की दो प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। कार्बन के पर एक क्वेश्चन और आता है, वाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है कि वो चीज जो हर जगह मिलती है। यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। ह्यूमन के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, कोई जानवर हो उसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, धरती में सॉइल है उसके अंदर प्रेजेंट है, हर चीज में कार्बन है। ऐसा कार्बन के ऊपर इवन केमिस्ट्री की ब्रांच पूरी कार्बन के ऊपर होती है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा पार्ट। तो कार्बन छोटा मोटा एलिमेंट है, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है, तो इसलिए इसका बोलते हैं वर्सेटाइल। और दूसरा ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है। तो क्वेश्चन ये आता है, वाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल, जो हर जगह मिलता है, एंड और वाई इट फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ये कार्बन की लॉन्ग लंबी लंबी चेन्स बनाता है। जो भी हम देखते हैं ना पन्नी, पन्नी क्या है, इसमें क्या है, एक पन्नी भी एक कार्बन है, प्लास्टिक का जो पन्नी यूज करते हैं हम नॉर्मली, वो कार्बन है, उसमें छोटे छोटे कार्बन एटम्स लाइन से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबी चेन्स बनी हुई है। जबकि हम किसी और एटम की इतनी लंबी चेन्स नहीं बना सकते। हमने देखा था सोडियम क्लोराइड था, उसमें जहां पे आयनिक बॉन्ड बना था, वहां पे क्या था, सोडियम ने दिया था, क्लोरीन ने लिया था, बस वो मॉलिक्यूल वहीं पे खत्म। उसके साथ फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो वो मॉलिक्यूल उससे जुड़ा तो नहीं होगा, वो अलग मॉलिक्यूल होगा, सोडियम क्लोराइड का ये अलग मॉलिक्यूल होगा। लेकिन कार्बन क्या होता है, लंबी लंबी चेन बन जाती हैं, सारे एटम एक दूसरे जुड़ते जाते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हैं। इसमें एक चेन में लाखों करोड़ों एटम्स भी आ जाते हैं। तो इतनी लंबी चेन्स बना कैसे पाता है, तो वो देखना है, लॉन्ग चेन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, आंसर देखिए इसका। क्योंकि क्या होता है, इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए लंबी चेन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लंबा चेन ही नहीं बल्कि पूरा लंबा जाल, बेसिकली जाल बोलेंगे, चेन या जाल। सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए होंगी। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमें एक बहुत बड़ा जाल बनाया है, हमें जानवर को फांसना है किसी, मान लीजिए हंटिंग वगैरह को प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए हमें किसी को फंसाना है, तो हमें बहुत लंबा जाल चाहिए। उसके लिए उस जाल बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, रस्सी में दो चीज चाहिए होगी। पहला, हम उस रस्सी में और कई तरह की रस्सियां जोड़ सकें ताकि जाल बन सके, पहली चीज तो ये, जिसमें मतलब उसमें काफी सारे जोड़ बना सके हम, जॉइंट काफी सारे बन सके, उसमें जॉइंट एबिलिटी, जॉइंट्स बना सके हम उसमें, उस रस्सी में एबिलिटी होनी चाहिए वो जॉइंट्स बना सके लंबे लंबे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वो रस्सी मजबूत होनी चाहिए। अगर हमें पकड़ना है, किसी चीज को फंसाना है, तो भाई जाल मजबूत होना चाहिए। अगर जाल ही मजबूत नहीं होगा तो जैसे उस पर प्रेशर पड़ेगा टूट जाएगी रस्सी। तो दो प्रॉपर्टीज है रस्सी की, पहला मजबूत होनी चाहिए वो, दूसरा क्या,
कि उसमें ज्वाइंट्स हम काफी सारे कर सकें। ऐसा ना हो कि ज्वाइंट ही ना कर पाए, उसमें कोई ज्वाइंट करने के लिए जगह ही ना हो, तो क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा हमारा। तो ऐसी दो कारण में होता है। हमें लंबी लंबी चेन्स या जाल बनाने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो प्रॉपर्टीज आएंगे, बिकॉज कार्बन हैज टू प्रॉपर्टीज। टू प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, दो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है कि ये कार्बन एक साथ चार लोगों से कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। हमने ऐसा भी देखा था स्ट्रक्चर में, लुईस डॉल्टन स्ट्रक्चर में, जो बीच वाले कार्बन थे वो क्या कर रहे थे, ऊपर के भी कार्बन था, साइड में भी कार्बन था, नीचे भी कार्बन था। तो इस कार्बन ने चार बॉन्ड बना लिए, देखिए एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला। इससे क्या होगा, ये काफी फैल सकता है ये जाल, एक अलग अलग डायरेक्शन से, ऊपर भी फैल जाएगा, सामने भी फैल जाएगा, इधर भी, राइट में भी, लेफ्ट में भी और डाउन में भी, तो चार जगह फैल सकता है। इस चीज को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पे। कार्बनिक केस में इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, याद रखिएगा, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, ओनली कोवेलेंट बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स एट सेम टाइम। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी आई भाई। जैसा कि हमने बताया, तो रस्सी में पहले तो काफी सारे जॉइंट्स बना सके हम भाई। जाल बनाए तो काफी सारी रस्सियां जोड़नी पड़ेंगी। जॉइंट और रस्सी कैसे जोड़ पाएंगे हम, जब उसमें जॉइंट बनाने के हमारे जॉइंट बन सकते होंगे रस्सी में, वरना अगर रस्सियां आपस में फिसलेंगी एक दूसरे के ऊपर से, अच्छे से अटैच नहीं हो पाएंगे रस्सियां आपस में, तो जाल मजबूत नहीं बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटनेशन। कैटेनेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है, जैसे कि आप दूसरी चीज बताते हैं, रस्सी की स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। और नॉर्मली एटम्स में अगर लंबी चेन बनाने की कोशिश भी करें ना, तो 2 या 4 एटम के बाद चेन वीक हो जाती है, उसमें और एटम जोड़ने की कोशिश करते हैं ना तो टूट जाती है, मतलब उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। कार्बन केस में लंबी कर दी जाती है, करोड़ों एटम जब साथ में जुड़ते हैं तब उसकी स्ट्रेंथ रहती है आपस में, ऐसा नहीं होता कि टूट जाएंगे। और जुड़ने की एबिलिटी भी रहती है इनमें, ये और भी जोड़ सकते हैं। जबकि और एटम्स क्या होते हैं, जब अगर उन्हें साथ में लिंक करने की कोशिश करेंगे, सिलिकॉन है, इसमें और थोड़ी सी एटम्स जोड़ पाएंगे, बाद में जोड़ नहीं पाएगा, चेन वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं एबिलिटी टू सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मतलब अपने आप से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। कार्बन अपने आप से बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कार्बन में और एटम्स में कम होती है, तो इस वजह से कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बन जाती है। कार्बन, इट इज एबिलिटी टू सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, अपने साथ के एटम के साथ लिंकिंग। कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना, बॉन्ड तो और भी बना लेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे वो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, ठीक है, दूसरे कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। तो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन क्या होता है, लंबी लंबी कार्बन की चेन्स बना पाते हैं और काफी वर्सेटाइल होता है, अलग अलग जगह पे फैल पड़ता है। इन दो प्रॉपर्टीज को भी लिखिए एक बार। ठीक है, आगे देखिए। अब एक दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इतना हम बदलिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो मतलब हमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन या 4 बॉन्ड पूरे करने पड़ेंगे। अगर हमने 4 बॉन्ड नहीं बनाए इसके, तो कार्बन स्टेबल नहीं होगा। क्या होता है जनरली, जहां पे हमें कोई नहीं मिलता ना, वहां पे हम कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा देते हैं, उसकी वो वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, वो बॉन्ड उसका। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए हमें एटम बनाना है, हमारे पास मॉलिक्यूल है एक, इसका हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, नॉर्मल एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं आती है। ठीक है, देखिए ये देखिए,
ये हमारी, इसको बोलते हैं इथेन, इसका क्लासिफिकेशन हम आगे करेंगे। हमें क्या किया, जहां हम कार्बन से बॉन्ड बना सके कार्बन से बना दिया, जहां हमें कुछ नहीं मिला हमने हाइड्रोजन लगा दिया। इसके डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार। कैसे बनाएंगे, कार्बन लिखा हमने सेंटर में सबसे पहले, कार्बन के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, जिसमें भी जिस भी एटम के। हाइड्रोजन के एक होता है तो एक शो करेंगे, कार्बन के 4 होते हैं तो 4 करेंगे। ऑक्सीजन में 6 होते हैं बाहर वाले शेल में, ऑक्सीजन का 8 होता है नंबर, तो 2 और 8, 2 और 6 आते हैं बाहर वाले शेल में, तो 6 बचते हैं, तो 6 शो करते हैं ऑक्सीजन में। लाल यहां पे शो करते हैं 4, ऊपर हाइड्रोजन होगा, इधर भी है, साथ में भी है। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब कार्बन को 4 पूरे करने देखिए कैसे करेगा। एक कार्बन ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इसका लेगा शेयर, एक इस वाले से, एक इस वाले से, और एक अपने बराबर वाले से। तो 8 पूरे हो गए, 4 इधर से ले लिए, 4 इसके बाद खुद कर दिए, तो इसका ये स्टेबल हो गया कार्बन। अब दूसरे कार्बन करना है, हर एक एटम को स्टेबल करना जरूरी है डॉट स्ट्रक्चर में। एक एक कार्बन क्या में सारे इलेक्ट्रॉन पूरे करने, एक एक हाइड्रोजन के पूरे करने। हाइड्रोजन को के शेल के अंदर, ये एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, हाइड्रोजन का फर्स्ट एटॉमिक नंबर होता है, तो के शेल के अंदर आ जाएगा। हाइड्रोजन किस तरह होगा देखिए, सेंटर में न्यूक्लियस, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, के शेल है तो बाहर भी सबसे पहले, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं पूरे करने के लिए, 2 ही तो चाहिए होते हैं इसमें, तो अगर एक और मिल जाए तो ये पूरा हो जाएगा स्टेबल। अब पहले दूसरे कार्बन को करते हैं, इसको भी 8 पूरे करने, एक इस वाले से लेगा, एक इस वाले से, एक ही इसके पास ये तो खुद का है, एक इस वाले का भी ले लेगा इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लिया, शेयर करा बेसिकली, और एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से, इसके भी पूरे हो गए 8। ठीक है, अब बचे हाइड्रोजन हमारे, हाइड्रोजन को भी करेंगे, हाइड्रोजन भी शेयर करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन एक कार्बन का ले लेगा और एक इसके पास खुद का है, ये स्टेबल हो गया हाइड्रोजन। ऊपर वाला भी ऐसे ही करेगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, साथ वाला भी ऐसे करेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। कार्बन से शेयर करते जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो उसके पास में होगा, और एक ये वाला भी, समझे। तो ये एक लोइस डॉट स्ट्रक्चर थी, इसे लोइस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH4 का। इसकी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, ये इसकी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें अब देखिए कैसे बनाएंगे हम, इसकी भी बनानी है सेम। पहले सेंटर में कार्बन बनाएंगे, चारों तरफ हाइड्रोजन बनाएंगे, हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे वैलेंस वाले, बना लिए। अब सबका एटम पूरे करेंगे, एक एक हाइड्रोजन से ले लेगा कार्बन, कार्बन स्टेबल हो गया। अब बचे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास खुद का, एक वो कार्बन का ले लेगा। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा स्टेबल। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये पेपर में आके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट लेक्चर हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।